तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। अब जो 7 और 8 हैं वो ऐसे रिलीफ्स हैं जो तब यूज़ किए जाते हैं जब एक मूवेबल प्रॉपर्टी का हमको एक मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन की रिकवरी जब हमें करवानी होती है, तब हम सेक्शन 7 और 8 को यूज़ करते हैं। सपोज़ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वॉच, फॉर एग्ज़ाम्पल कार। तो सपोज़ एक वॉच है जो मुझे अपनी ग्रैंडमदर ने दी थी। अब वो वॉच को कोई ए पर्सन मुझसे लेके चला जाता है, तो मैं यहाँ पर उस वॉच को रिकवर करने के लिए, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको रिकवर करने के लिए मैं सेक्शन 7 या 8 के अंदर सूट फाइल कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी प्रीशियस चीज़ है जो बहुत वैल्यूएबल है, तो उसके पोजेशन की रिकवरी के लिए मैं सूट फाइल करूँगी। तो सेक्शन 7 जो होता है वो एक जनरल रिलीफ होता है, और सेक्शन 8 जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ होता है। ये स्पेसिफिक रिलीफ इसलिए है क्योंकि सेक्शन 8 के कुछ क्लॉजेज़ हैं, अगर उन क्लॉजेज़ में आपका केस फॉल करता है तभी आप सेक्शन 8 को यूज़ कर सकते हो। सेक्शन 7 एक जनरल रिलीफ है, बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि एक तो यू शुड हैव इमीडिएट राइट टू पजेस। जो चीज़ आपसे कोई ले गया है उस चीज़ पर आपका इमीडिएट पोजेशन का राइट होना ज़रूरी है। इफ़ राइट विल अराइज इन फ्यूचर देन सूट कांट बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 7। सपोज़ वो जो वॉच है वो आपको कभी फ्यूचर में मिलने वाली थी, अभी आपके पास नहीं है, वो फ्यूचर में मिलने वाली थी और वो कोई ले गया, तो आप सूट सेक्शन 7 में फाइल नहीं कर सकते। उस वॉच का आपके पास अभी इमीडिएट पोजेशन होना ज़रूरी है, और आपसे कोई ले गया तो आप सेक्शन 7 में सूट फाइल कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 7 के अंडर कौन से लोग सूट फाइल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो वो गुड्स हैं उसका जो भी ओनर है वो तो सूट फाइल कर ही सकता है, बट ओनर के अलावा और कौन सूट फाइल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 7, जो उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी होगा, इवन वो ट्रस्टी भी सेक्शन 7 के अंडर सूट फाइल कर सकता है। भले वो ओनर नहीं है लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव तो है, इसलिए वो सूट फाइल कर सकता है। सो अ ट्रस्टी कैन sue फॉर possession ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। नाउ एक्सप्लेनेशन 2 के अकॉर्डिंग, अगर कोई पर्सन है वो भले ही उस मूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है लेकिन उसके पास टेम्प्ररी पोजेशन है, उसके पास टेम्प्ररी राइट्स हैं उसके ऊपर, तो भी वो भले ही ओनर नहीं है लेकिन स्टिल वो सेक्शन 7 में केस फाइल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ एक कार है, उस कार को उसके ओनर से ए ने बोरो किया कुछ टाइम के लिए, तो ए के पास जितने टाइम तक वो कार है तब तक ए के पास टेम्प्ररी राइट है उस कार के ऊपर, वो ओनर नहीं है उसका लेकिन टेम्प्ररी राइट है। अब अगर ए के पास से सी उसे लेके चला जाता है तो ए के पास राइट है कि वो सी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 7 टू रिकवर दैट कार। तो उस हिसाब से जैसे बेली, पॉनी, फाइंडर ऑफ गुड्स, अनपेड सेलर, ये सब भी जब अपनी राइट टू लियन को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो इन सब के पास भी उस पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी पर टेम्प्ररी राइट्स जनरेट हो जाती हैं। तो जब तक वो राइट्स हैं उनके पास टेम्प्ररी राइट्स, तब तक अगर उनके पास से कोई एक्स पर्सन उस प्रॉपर्टी को लेके चला जाता है तो ये सब भी अंडर सेक्शन 7 सूट फाइल कर सकते हैं, भले ये ओनर नहीं है। अब सेक्शन 7 के अंदर जब कोई सूट फाइल किया जाता है तो उसका जो प्लेंट होता है वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 32 ऑफ अपेंडिक्स ए ऑफ CPC। उसमें आप एक तो अपनी प्रॉपर्टी की रिकवरी को क्लेम कर सकते हो, दूसरा उसमें आप एक ऑल्टरनेटिव रिलीफ को भी क्लेम कर सकते हो। वो ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्या होगा कि वो जो प्रॉपर्टी है उसकी जो भी वैल्यू है
वो वैल्यू आप क्लेम कर सकते हो, मनी इक्विवेलेंट टू सच प्रॉपर्टी, वो आपको अपने प्लेंट में लिखना होगा। अब इसमें जो डिक्री प्रिपेयर होती है वो होती है एज पर ऑर्डर 20 रूल 10 CPC। इसमें लिखा जाता है कि अगर वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उसकी डिलीवरी अगर नहीं हो पाती है, अगर वो आप रिकवर नहीं कर पाते हो, तो जो भी ऑल्टरनेटिव रिलीफ में जो आपने मनी क्लेम किया है वो अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 एक स्पेशल रिलीफ है। अब स्पेशल रिलीफ क्यों है वो समझते हैं। सबसे पहले, इट इज़ नेवर फाइल्ड अगेंस्ट द ओनर। सेक्शन 8 को कभी भी हम एक ओनर के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ हम प्लेज का एग्जाम्पल लेते हैं। ए यहाँ पे पॉनर है, बी यहाँ पे पॉनी है। क्यों? क्योंकि ए को मनी की ज़रूरत थी, तो ए ने अपनी गोल्ड चेन को बी को दिया और उसके बदले में बी ने ए को मनी दे दिया, इसलिए ये पॉनर है और ये पॉनी है। अब सपोज़ ए जो है वो है तो गोल्ड चेन का ओनर ही, लेकिन ए इस गोल्ड चेन को लेके चला जाता है, बी से बिना पूछे गोल्ड चेन को लेके चला जाता है। तो बी ए के अगेंस्ट, क्योंकि ए ओनर है गोल्ड चेन का, उस गोल्ड चेन को वापस रिकवर करने के लिए बी सेक्शन 8 को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ए उस गोल्ड चेन का ओनर है और सेक्शन 8 को कभी भी ओनर के अगेंस्ट फाइल नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड, कैन फाइल केस ओनली व्हेन इट फॉल्स अंडर दीज क्लॉजेज। सेक्शन 8 को तभी यूज़ किया जा सकता है अगर इन क्लॉजेस के अंदर आपका केस फॉल कर रहा है। अब फर्स्ट देखते हैं, व्हेन डिफेंडेंट इज ट्रस्टी और एजेंट ऑफ द प्लेंटिफ। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप आता है। सपोज़ एक प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल का एजेंट है या ट्रस्टी है, तो प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप में ये होता है कि जैसा जैसा प्रिंसिपल कहेगा एजेंसी में एजेंट को या उसके ट्रस्टी को वैसा वैसा ही करना होता है। तो अगर प्रिंसिपल कहता है कि मुझे अपनी ये मूवेबल प्रॉपर्टी वापस चाहिए और एजेंट मना कर देता है कि मैं नहीं दे रहा, जबकि वो एक एजेंट है, उसे करना तो वही चाहिए जो प्रिंसिपल कह रहा है, लेकिन एजेंट ने प्रिंसिपल को वो प्रॉपर्टी वापस नहीं करी, तो ऐसे में प्रिंसिपल ये क्लॉज को यूज़ करते हुए सेक्शन 8 में सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द ट्रस्टी और एजेंट। सेकंड, व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट बी एडिक्वेट, एंड सी व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एसर्टेन एक्चुअल डैमेज। बी और सी ये दोनों क्लॉजेज एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी वही ग्रैंड मदर की वॉच वो बहुत प्रीशियस है, अब वो सपोज़ है तो 50,000 की ही, और उसे कोई लेके चला गया और वो मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ, पर वो वॉच वापस नहीं दे सकता। तो यहाँ पे वो उस वॉच की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो ऐसी वैल्यू है उस वॉच की, वो इतनी प्रीशियस है कि उसे हम पैसों से नहीं रिलेट कर सकते, वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे तो वो वॉच ही चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कोई 5 लाख दे दे, 6 लाख दे दे। तो और जैसे अगर किसी बहुत ही रिनाउंड पर्सन ने कोई पेंटिंग बनाई है और वो पेंटिंग ऐसी हो गई है कि अब उसकी कोई पैसे में कोई वैल्यू नहीं है, उसकी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वो पेंटिंग कोई अगर ले गया या वो प्रीशियस वॉच मुझसे कोई ले जाता है, तो ये जो केसेस हैं ये बी और सी क्लॉज के अंदर फॉल करेंगे। तो ऐसे में भी इन मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की रिकवरी के लिए भी सेक्शन 8 के अंदर ही सूट फाइल किया जाता है कि मुझे वही प्रॉपर्टी वापस चाहिए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। डी, थिंग्स रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड। अब ऐसे में सपोज़ मैंने एक इम्पोर्टेड या बहुत ही ऐसे स्पेशल चॉकलेट बॉक्स ऑर्डर किया और वो गलती से किसी और के पास चला गया, तो अब उस एक्स पर्सन की ये ऑब्लिगेशन है कि वो मुझे वो वापस देगा, क्योंकि वो मेरा है, वो मैंने मंगाया था, लेकिन वो मुझे वापस नहीं दे रहा। तो
उस स्पेशल चॉकलेट बॉक्स को रिकवर करने के लिए भी मैं इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 8 के अंदर सूट फाइल कर सकती हूँ। तो अब सेक्शन 8 में सपोज़ ये फर्स्ट वाली सिचुएशन है कि आपको एक ओनर के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, तो सेक्शन 8 में तो ये सूट फाइल नहीं हो सकता, तो ऐसे में सेक्शन 7 को यूज़ करके सूट फाइल किया जा सकता है। अब अगर सिचुएशन ये है ए क्लॉज वाली या डी क्लॉज वाली, तो इन दोनों सिचुएशंस में ए और डी में बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्लेंटिफ के ऊपर होता है। अपने केस को इन सिचुएशंस में फॉल कराने के लिए प्लेंटिफ को प्रूव करना होगा कि मेरी सिचुएशन इन दो केसेस में फॉल कर रही है, अगर ए और डी को यूज़ करना है तो। लेकिन जब बात बी और सी क्लॉज की आती है, तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 8 कोर्ट एक प्रिजम्पशन रेज करता है। कोर्ट खुद प्रिज्यूम करता है पहले से ही कि ये दो सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसे में अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती या इसके कॉन्ट्ररी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, तो वो डिफेंडेंट पर बर्डन होता है प्रूफ करने का, प्लेंटिफ पर नहीं। इन दोनों केसेस में ए और डी में प्लेंटिफ पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है और बी और सी में डिफेंडेंट पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। एक और चीज़, सेक्शन 8 के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए ही क्लेम कर सकते हो। कोई एडिशनल कंपनसेशन या मनी कंपनसेशन सेक्शन 8 में क्लेम नहीं किया जा सकता। जैसे सेक्शन 7 में तो हम क्लेम कर सकते थे मनी भी, लेकिन सेक्शन 8 में कोई मनी कंपनसेशन क्लेम नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।